हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आनी जो 2023 में पूछा गया था, उस क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि इसमें दो टाइप का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन हम पिछले वीडियो में करवा चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो आप देख सकते हो, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव का सोल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग अपना टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या भी ज़्यादा है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, तो इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। वेरी शॉर्ट टाइप यानी जो 2 नंबर का रहेगा, फिर 3 नंबर का रहेगा, उसको शॉर्ट टाइप बोलेंगे, और जो लॉन्ग रहेगा वो 5 नंबर का रहेगा। तो चलिए देर ना करते हुए वो लोग स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, ये फंक्शन दिया गया R टू R एंड G भी एक फंक्शन है R टू R, R डिफाइंड, fx बराबर दिया गया, gx बराबर दिया गया, देन फाइंड FOG। वो मतलब होता है ब्रैकेट। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सॉल्यूशन इसका नीचे है, समझने का प्रयास करिएगा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है उसको लिख लिया। fx दिया गया, gx दिया गया, पूछा जा रहा है FOG। तो FOG को कैसे लिखेंगे, तो थोड़ा ध्यान देना। ये F वो मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट होता है gx, तो यहाँ gx लिख देंगे। बात समझना है, gx ये चीज़ होगी। अब F अंदर में क्या gx, तो gx का मान यहाँ दिया गया x², तो ये F gx का मान क्या दिया गया x², यहाँ देखना है कॉपी में। gx का मान दिया गया था यहाँ x², तो gx की जगह x² रख दिए। अब क्या करना है, यहाँ x था, यहाँ x था, थोड़ा जूम करते हैं, उसके बाद आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ x था तो यहाँ क्या आया, x अंदर में क्या है x, तो अगर यहाँ x की जगह x² रख देंगे, अगर यहाँ x की जगह x² रखेंगे तो यहाँ भी x² आना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना है। यहाँ x है तो यहाँ भी आया x, तो अगर यहाँ x² डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, x की जगह x², तो वही काम किए। यहाँ x² है, x की जगह ये x की जगह x² है, तो यहाँ पर क्या आ गया, x की जगह x² आ गया, x की जगह x², और रूट का रूट तो अपना जगह पर रहेगा ही। अब स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो x आ गया। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ जाना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूव करने वाला दिया गया था 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू, प्रूव करना था 10 इनवर्स 1/2। ये हम लोगों को प्रूव करना था। तो हम लोग LHS ले लिए और RHS ला के दिखा देंगे। तो LHS क्या था, 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24। तो फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का क्या होता है, 10 इनवर्स x प्लस y, x मतलब पहले वाला और y दूसरा वाला। तो 10 इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू वाई, ये चीज़ है। तो यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 और 24 का एलसीएम हो जाएगा 264। गुना करेंगे अलग अलग चीज़ है तो 264। अब 11 को कितना बार पढ़ेंगे, तो 24 बार, तो 24 दूना 48, प्लस में कुछ नहीं है, आप लोगों को एलसीएम आता होगा। 24 को 11 बार में 264, तो 11 7 77। उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, फिर नीचे वाले को 1 में से, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 11 और 24 का क्या हो जाएगा, वही रहेगा 264। तो यहाँ 1 में कोई फ्रैक्शन वाले टर्म को अगर घटाना रहे तो जो नीचे में है, जैसे 7/4, तो इस 4 को इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वही से काम किए, 264 को इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, 264 माइनस 14, तो यहाँ काट छाट किए तो क्या आ गया, 264 कैंसिल हो गया, वही ना। उसके बाद ऊपर में जोड़ेंगे आ जाएगा 125 यानी 125, और नीचे में 264 में 14 जाएगा तो बचेगा कितना, 250। यहाँ 250 होगा, थोड़ा सुधार कर लीजिए, यहाँ पर होगा 250, ठीक है। तो 250 हो जाएगा, कटेगा तो आ जाएगा 1/2 यानी 10 हम लोग लिख देंगे। इस प्रकार से हम लोगों का क्या हो गया कि LHS बराबर RHS हो गया, मतलब प्रूव्ड हो गया। यही तो हम लोगों को दिखाना था कि 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/2। तो LHS लेके RHS दिखा दिए। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 को और आगे बढ़ते हैं। क्या है, A दिया गया है और B दिया गया है, और पूछा जा रहा है A इंटू बी, यानी दोनों का गुना पूछा जा रहा है। तो ये मैट्रिक्स दिया गया है, B मैट्रिक्स दिया गया है, तो ये को लिख, A इंटू बी पूछा जा रहा है तो ये को लिख दिए और B को लिख दिए, ठीक है। अब इसको गुना कैसे करते हैं, मैट्रिक्स को फर्स्ट रो को उठाएंगे और फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ,
ठीक है। तो फर्स्ट रो को उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो 2 को 2 से, 2 दूनी 4, प्लस 3 को किससे 1 से, तो प्लस 3, फिर 5 को 4 से, 5 1 20। तो यही चीज़ लिखे यहाँ पर। अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ, अभी फर्स्ट रो को छोड़ना नहीं है, फर्स्ट रो को फिर सेकेंड कॉलम के साथ, तो 2 को -4 से -8, 3 को -3 से कितना हो जाएगा, 3 3 9 -9, बीच में होता है प्लस लेकिन यहाँ माइनस आ जा रहा है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ माइनस। 5 को 0 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ 0 लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फर्स्ट रो को उठाना है फर्स्ट कॉलम के साथ, एक बार सेकेंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को छोड़ना नहीं है। फिर अगर सेकेंड रो को उठाएंगे फिर फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 4 को 2 से, 4 दूनी 8, 8 है ना, प्लस में 6 को 1 से, 6 एकम 6, 2 को 4 से, 4 दूनी 8, यही चीज़ किए। फिर फर्स्ट रो को, अच्छा फर्स्ट रो का काम ख़त्म है ना, सेकेंड रो को फिर सेकेंड कॉलम के साथ, 4 चक 16, माइनस में 16, 6 3 18, -18, 8, 2 को 0 से 0। उम्मीद करते हैं ये सब आप लोग पढ़े होंगे तो समझ में आ जाना चाहिए। कैलकुलेशन करेंगे 4 3 20, जोड़ घटाव करेंगे आ जाएगा इतना, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट। ये सब आप लोग छोटा छोटा क्वेश्चन समझ रहे होंगे। हम आए हैं एक्चुअल में लॉन्ग बताने के लिए, लॉन्ग जो क्वेश्चन है उसके लिए, तो ये सब भी हम समझा दे रहे हैं। डिफ्रेंशिएशन करने बोला था, y बराबर x के पावर साइन इनवर्स साइन x, x के पावर साइन x। तो हम लोगों को पता है कि कभी भी अगर वेरिएबल के पावर वेरिएबल रहे तो हम लोग लॉग लगाया करते हैं, वेरिएबल के पावर वेरिएबल, तो लिख दिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, मतलब बोथ साइड हम लोग लॉग लगाते हैं, तो लॉग लगा दिए तो लॉग y, आगे में लॉग लगा देना, तो लॉग लगाएं x के पावर साइन x। अब एक प्रॉपर्टी होता है कि लॉग x के पावर में अगर यहाँ कुछ भी रहे, जैसे m रहे, तो ये पावर को हम लोग उतार देते हैं, m log x लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी होता है। या तो m log x है तो ये m को कभी कभी अगर ज़रूरत पड़े तो चढ़ा भी सकते हो ऊपर, तो ये प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होगा। अब इसको हम लोग नीचे कर दिए साइन x को, तो साइन x और log x, लेफ्ट साइड वही रहेगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो डिफ्रेंशिएशन बढ़िया समझना है। log अगर x रहता है तो log x रहता है तो होता है 1/x, तो यहाँ y है तो क्या हो जाएगा log y का 1/y। अब x रहता तो x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता था, लेकिन यहाँ y है तो y का डिफ्रेंशिएशन dy/ds हो जाएगा। उसके बाद क्या, इधर u इंटू भी लगाना है, दो अलग अलग फंक्शन है, साइन है और लॉग है, दो अलग अलग फंक्शन रहता है तो u इंटू भी लगाते हैं, तो u को लिख देते हैं, मतलब एक को छोड़ दो, एक का डिफ्रेंशिएशन log x का 1/x, फिर एक को छोड़ दे, अगर log x को क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुना, log x का डिफ्रेंशिएशन किए तो 1/x, अगर जिसका डिफ्रेंशिएशन किए उसको छोड़ देना है, और जिसको छोड़ दिए थे उसका डिफ्रेंशिएशन, मतलब पहले को छोड़ दो दूसरे को धुन दो, दूसरे को छोड़ दो पहले को धुन दो, ये आप लोगों को पता होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/y इज इक्वल इंटू dy/dx इज इक्वल टू साइन x इंटू 1/x, तो साइन x/x हो जाएगा, प्लस में कॉस को पहले लिख दिए, आप बाद में लिखिए, पहले लिखे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब क्या किए कि y को इधर y कहाँ है डिवाइड में, y इधर डिवाइड में, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो y मल्टीप्लाई में यहाँ मान लेते हो जाएगा, ठीक है। तो y का मान हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिख के मल्टीप्लाई कर दिए, y का मान क्या था, तो ये x के पावर में साइन x, तो x के पावर साइन x डायरेक्ट हम लोग यहाँ लिख दिए। तो आप एक स्टेप बढ़ा भी सकते हो, यहाँ y इंटू में ये चीज़ लिख सकते हो, फिर y का मान पुट कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इंटीग्रेशन में। गिवन i बराबर दिया गया cos x/√1 प्लस साइन x, ठीक है। तो जिसका डिफ्रेंशिएशन अगल बगल ऊपर नीचे कहीं ना कहीं सेट हो, कहीं ना कहीं दिखे, उसको हम लोग क्या मानते हैं, जेड। आप लोग टी मानते होगे, एनसीईआरटी में टी माना है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जेड मानेंगे। जिसका डिफ्रेंशिएशन अगल बगल ऊपर नीचे कहीं ना कहीं सेट हो, कहीं ना कहीं दिखे, तो उसको हम लोग जेड मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या 1 प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो 1 का 0, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस होता है। ध्यान से सुनना, फिर से बता रहे हैं। जिसका डिफ्रेंशिएशन अगल बगल ऊपर नीचे कहीं ना कहीं सेट हो, कहीं ना कहीं दिखे, उसको हम लोग जेड मानते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ जाना चाहिए। अब कोई बोलेगा कि कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ माइनस साइन एक्स नहीं है, लेकिन अगर साइन को देखें तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस ऊपर में बैठा हुआ है, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस ऊपर में बैठा है, तो अगर साइन को जेड मानेंगे फिर भी बनेगा,
साइन को अगर जेड मानेंगे फिर भी बनेगा, लेकिन अगर 1 को लपेट भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो मतलब जिसका डिफरेंशिएशन सेट होता है उसको हम लोग जेड मानते हैं, लेकिन अगर कांस्टेंट को लपेट लें तो कोई दिक्कत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसलिए जेड मान लिए किसको? 1 + sin x को। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 का डिफरेंशिएशन 0 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। साइन का डिफरेंशिएशन cos x, ठीक है। जेड का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dz/dx। जैसे वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है? dy/dx। तो यहाँ जेड का करेंगे तो dz/dx। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे dx को और इसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा? dx = dz/cos x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते नाउ, मतलब अब क्या करेंगे तो ध्यान से देखना है। आई बराबर इसको क्या माने? नीचे वाले को जेड माने तो रूट, नीचे वाले को जेड माने तो जेड यहाँ रख दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। dx का मान क्या है? dx का मान dz/cos x, dz/cos x यहाँ लिख दिए dz/cos x, यही ना होगा? dz/cos x लिख दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब cos x का कोई जगह नहीं तो cos x को cos x ही रहने देंगे। अब cos x बहुत प्रेम से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? 1/√z। रूट अंडर जेड को हम लोग क्या लिख सकते हैं? जेड के पावर हाफ। जैसे √2 रहता है तो इसके क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर हाफ। रूट मतलब होता है हाफ, रूट मतलब हाफ, ठीक है। तो जेड के पावर हाफ लिख दिए। अब हम लोग नीचे पावर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं जानते हैं। हम लोग ऐसा फॉर्मूला जानते हैं क्या? 1/x⁴n का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या? ऐसा हम लोग फॉर्मूला नहीं जानते। हम लोग जानते हैं ऊपर पावर का, मतलब इंटीग्रेशन जानते हैं x⁴n में क्या होता है। एक पावर बढ़ता है वही पावर को नीचे लिखते हैं, लेकिन हम लोग नीचे पावर का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं। तो जब नीचे पावर का नहीं जानते, हाँ अगर एक्सेप्शन, अगर नीचे में अगर सिंगल पावर आता है जैसे 1/x, तो इस सिंगल पावर, नीचे में सिंगल पावर रहता तो लॉग लिख देते। इंटीग्रेशन में नीचे में अगर सिंगल पावर रहता तो लॉग लिख देते, लेकिन अगर नीचे में अगर सिंगल पावर के अलावा अगर दुनिया का कोई भी पावर रहे तो उसको हम लोग लॉग लिखते हैं। क्या बोल रहे हैं? नीचे में अगर सिंगल पावर को छोड़ के अगर दुनिया का कोई भी पावर रहे तो हम लोग उसको ऊपर उठाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग नीचे पावर का फॉर्मूला नहीं जानते हैं। लेकिन एक्सेप्शन, अगर नीचे में अगर सिंगल पावर रहता है तो उसका क्या हो जाता है? log x। तो यहाँ सिंगल पावर नहीं था तो इसको ऊपर ले गए। अब ऊपर जैसे ही लगेंगे तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं x⁴n का। एक पावर बढ़ा दिए, उसी पावर को कहाँ लिखना है? नीचे। उसी पावर को नीचे लिख दिए। अब ध्यान से सुनना है बात को। 1 में आधा गया, 1 में आधा, 1/2 मतलब आधा, तो 1 में से आधा गया तो कितना बचेगा? आधा। प्रैक्टिकली सोचना है। 1 में से आधा गया, 1 - हाफ, तो मतलब 1 में आधा गया तो आधा बचा। आधा किसका होता है? तो 1 का आधा होता है, तो मतलब 1/2। आप लोग वैसे भी एलसीएम ले सकते, एलसीएम लेके आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन आप प्रैक्टिकली सोचना है, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा? तो दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 में हाफ गया, हाफ, और हाफ को यहाँ नीचे, आप नीचे वाला सबसे ऊपर चल जाएगा। तो यहाँ 2√z और प्लस में c। आखिर हम लोग जेड माने क्यों थे? क्योंकि हम लोगों को इंटीग्रेट करना था, और जब इंटीग्रेट हो गया तो पुनः यहाँ हम लोग जेड का मान रख देंगे। तो जेड का मान, आखिर हम लोग जेड माने किसको थे? तो 1 + sin x को। तो 1 + sin x यहाँ हम लोग जेड की जगह रख देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया dy/dx = 1 + x² / 1 + y²। और इसको बोला था, क्वेश्चन देख ले रहे हैं, थोड़ा लग रहा मिस प्रिंट, देखते हैं थोड़ा क्वेश्चन को कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ ठीक है। 1 + x² / 1 + y²। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो जो दिया गया उसको लिख दिए, अब वेरिएबल को सबसे पहले आप लोगों को लगाना है कि वेरिएबल सेपरेबल। अगर वेरिएबल सेपरेट हो जा रहा है तब तो ठीक है, अगर वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पा रहा है तब होमोजीनियस में जाना है। क्या बोल रहे हैं? ध्यान से सुन। पहले वेरिएबल सेपरेबल देखना है, क्या वेरिएबल सेपरेट हो जा रहा है? एक्स वाला एक तरफ, वाई वाला एक तरफ हो जा रहा है। अगर ऐसा हो जा रहा है तो वेरिएबल सेपरेबल लगा के सॉल्व कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो होमोजीनियस में जाना है। तो वहाँ हम लोग पुट करते हैं क्या? y = vx। तो वो चीज़ आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ तो वेरिएबल सेपरेट हो जा रहा है ना। y वाला एक तरफ, x वाला एक तरफ, तो y वाला को इधर एक तरफ कर दिए और x वाला को एक तरफ इधर। अब किसी को कहना होगा कि हम लोग x वाले को इधर लगेंगे, y वाले को इधर, तब तो हम लोग ऐसा इंटीग्रेशन पढ़ें क्या? 1/√z
1/dy का इंटीग्रेशन। ऐसा हम लोग इंटीग्रेशन पढ़े हैं क्या? नहीं, ऊपर में dy रहता है, ऊपर में dx रहता है। तो समझ में आ गया होगा कि dy को इधर क्यों रखें और dx को इधर क्यों रखें, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन में हम लोग ऊपर में dy देते हैं ना, नीचे में नहीं देते हैं। तो इसीलिए हम लोग 1 + y को इधर लगेंगे और dx को इधर बुला लेंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, अब इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड। वेरिएबल अगर सेपरेट हो गया तो इंटीग्रेट बोथ साइड कर देंगे। तो जैसे ही इंटीग्रेशन का साइन लगेंगे तो dy तो आएगा ही, dx तो रहेगा ही पहले से है। अब क्या करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, कब? जब यहाँ वेरिएबल x रहता है तब। यहाँ वेरिएबल क्या है? y, तो y का तो 1 का हो जाएगा y। अब इंटीग्रेशन में एक पावर जुड़ता है तो y² का क्या हो जाएगा? y³/3, मतलब एक पावर जुड़ेगा, 2 है तो 3, और वही पावर को कहाँ लिखते हैं? नीचे। ठीक है, = जो है रख दिए। 1 का क्या हो जाएगा? यहाँ x होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ वेरिएबल x का चल रहा है, dx है। ठीक है, तो x का क्या हो जाएगा? x² का एक पावर जुड़ता है, वही पावर को कहाँ लिखते हैं? नीचे। तो 2 था तो हो जाएगा 3, और 3 को कहाँ लिखना? नीचे, और प्लस में c। तो चाहो तो आप यही आंसर बोल सकते हो, या तो अगर आपको और कैलकुलेशन करने का मन है तो आप आगे बढ़ा के कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम लोग क्या किए कि इसको इधर बुलाएं, x को किधर बुलाएं? लेफ्ट साइड। तो क्या हो जाएगा? -x, यहाँ प्लस में था तो इधर आ गया माइनस में, =c। एलसीएम ले लिए, तो यहाँ कुछ नहीं था तो 1, यहाँ कुछ नहीं था तो 1। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 और 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या था? नीचे में 1, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3y, फिर यहाँ 3 था पहले से तो y³ माइनस में, यहाँ कुछ नहीं था 1, तो 1 को 3 से 3 तो 3x हो जाएगा। माइनस में क्या हो जाएगा? 3 को 1 से गुना करेंगे 3 एकम 3, मतलब x³, और =c। अब क्या करेंगे कि y वाला को पहले लिख देते हैं, x वाले को बाद में, y³ प्लस में 3y अरेंज करके लिख दे रहे हैं, माइनस में x³ और 3x था तो माइनस में 3x, 3 को इधर भेज दिए। तो 3 × c, तो c क्या था? कांस्टेंट था, और अगर कोई कांस्टेंट में कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 5 है पहले से, और अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या है? कांस्टेंट नहीं रहेगा? तो हाँ रहेगा। तो कांस्टेंट का एक नया नाम दे दिए k, और लिख दिए वेयर k = 3c। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ b दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a * b दिया गया है। वो पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ a/b। तो a/b तो फॉर्मूला क्या होता है? कंडीशन प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ a * b, दोनों का इंटरसेक्शन और बटे में जो नीचे रहता है उसका प्रोबेबिलिटी। तो नीचे क्या है? b, तो b का प्रोबेबिलिटी। अब दिया गया प्रोबेबिलिटी ऑफ a * b कितना दिया गया? 0.32, और नीचे में क्या दिया गया है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b 0.5। आप चाहो तो आप यहीं कैलकुलेट कर सकते हो, ऊपर में भी 2 अंक, नीचे में भी 2 अंक कर देना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? कैलकुलेट करेंगे 16/25, काटेंगे तो 16/25। अगर आपको ऐसे नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मिस्टेक हो जाएगा ऐसे में, तो पॉइंट वाले को क्या करना है? कभी भी अगर पॉइंट वाले में डॉट आए कि आंसर गलत हो सकता है, तब क्या करना है कि इसको ऊपर में ले जाना है 0.32। अब पॉइंट को उड़ा देना है, पॉइंट को उड़ाएंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। उसी तरह 0.5 है, पॉइंट उड़ाएंगे तो पॉइंट के बाद कितना आ गया? 1 अंक, तो 1 अंक दे दिए। अब जो भागा था उसको गुना में बदल दिए, तो 32/100, और इधर जाएगा गुना में तो 10 ऊपर चल जाएगा, 5 नीचे। अब यहाँ से काट कूट करेंगे तो क्या होगा? 5 दूनी 10 ये होगा, फिर यहाँ से 50 दूनी 100 काट छाट करेंगे तो आ जाएगा 16/25। इतना आप लोगों को आता होगा। अब बढ़ते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 3 नंबर का था। इसमें दिया गया है प्रूव करना है क्या? x + λ, x और x + λ, x दिया गया, x + λ लाना है कितना? तो λ² × 3x और प्लस में λ, ये ला के दिखाना हम लोगों को, ये प्रूव करने बोल रहा है। तो हम लोग LHS ले लिए। LHS क्या दिया गया था? x + λ, x और x + λ, x और x + λ। तो यहाँ एक चीज़ देखने को मिल रहा होगा कि अगर R1 में क्या कर दें? R1, R2 और R3 को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? R1, R2 और R3 को अगर जोड़ देंगे तो यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है, 3x आ जाएगा, और प्लस में λ। यहाँ भी x तीनों में दिख रहा है तो x 3x + λ। यहाँ भी तीनों जगह x दिख रहा है तो x और λ, यही ना होगा। तो तीनों को हम लोग क्या कर दिए?
या तो आप कॉलम में भी ऐड कर सकते हो, C1 में C2 C3 कॉलम में भी आप जोड़ सकते हो। तो हम लोग यहाँ रो ऑपरेशन लगाएं, R1 में चेंज कर दिए। तो अगर R1 में चेंज कर रहे हैं तो केवल R1 वाले को ही चेंज करना है, R2 और R3 वाले को कोई चेंजिंग नहीं। तो x था x प्लस लेमड़ा x और x प्लस लेमड़ा, तो R1 में चेंज किए, R2 और R3 को उसी तरह लिख दिए। अब R1 में चेंज किए क्या, R1 R2 R3 को तीनों को जोड़ के लिख दिए। तो तीनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, x 3x और प्लस में लेमड़ा, 3x प्लस लेमड़ा सब जगह आ जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या तो किसी एक कॉलम से हम लोग कॉमन ले लेते हैं अगर सेम रहता है तो यहाँ से क्या करें कि 3x प्लस लेमड़ा R1 में सब जगह सेम है तो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ हम लोग अगर चाहो तो लिख सकते हो टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1 3x प्लस लेमड़ा, नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इससे। तो हम लोग नहीं लिखे, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, 3x प्लस लेमड़ा को कॉमन ले लिए तो बचा क्या, 1 1 1, इसको फिर गुना करके देखेंगे फिर वही वाला चीज़ आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब हम लोगों को क्या करना होगा कि विदाउट एक्सपेंडिंग हम लोगों को काम करना है। तो यहाँ हम लोग एक्सपेंड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, कम से कम 2 को जीरो लाना है, उसके बाद एक्सपेंड करना है। प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, C1 में चेंज कर दिए, C1 माइनस C2 तो 0 आ गया। फिर C2 में चेंज करेंगे, C2 माइनस C3 तो क्या आ गया, 0। फिर इसमें भी माइनस करना पड़ेगा, x माइनस x और प्लस में लेमड़ा। समझना बात को, अगर C1 में C2 माइनस करेंगे तो 1 में 1 गया तो 0, ये तो समझ में आ गया। अब इसमें माइनस करेंगे, x माइनस x और माइनस करेंगे तो माइनस इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस में लेमड़ा। तो वही चीज़ यहाँ लिखें, x माइनस x और माइनस में लेमड़ा। फिर C1 तो ये पूरा है ना, तो C1 में पूरा C2 को घटाना पड़ेगा, x माइनस x, तो वही लिखें x माइनस x। फिर अगर C2 में घटाएंगे C2 में क्या, 1 माइनस 1 करेंगे 0, इसमें से इसको घटाएंगे क्या हो जाएगा, x प्लस लेमड़ा और माइनस में x। फिर इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा x माइनस x, और ये माइनस जब करेंगे तो माइनस इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस में लेमड़ा। अब 1x और x प्लस लेमड़ा, 1x और x प्लस लेमड़ा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, 0 0, अब मैक्सिमम 2 को 0 आ गया, कम से कम 2 को 0 आना चाहिए, कम से कम 2 को अगर 0 आ गया तो हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो 2 की 0 आ गया, अब हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे तो x को कैंसिल कर दिए तो माइनस लेमड़ा बचा। जो कट रहा था उसको काट के नीचे में लिख दिए, अभी तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैक्सिमम 2 0 आ गया, जब मैक्सिमम 2 0 आ गया तब हम लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो 3x प्लस लेमड़ा यही ना होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्सपेंड करेंगे तो होता है प्लस माइनस प्लस, तो इधर वाला क्यों लिखेंगे, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाता है, आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 इंटू उसके रो और उसके कॉलम को बंद कर देंगे ऐसे, तो बचेगा क्या, माइनस लेमड़ा माइनस लेमड़ा। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो लेमड़ा से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस लेमड़ा माइनस माइनस प्लस लेमड़ा को लेमड़ा से तो लेमड़ा उसका है, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस के साथ, तो माइनस 0 को समथिंग से मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, लेमड़ा स्क्वायर माइनस 0 तो लेमड़ा स्क्वायर ही रहेगा, लेमड़ा स्क्वायर और 3x प्लस लेमड़ा है तो ये आ गया RHS। तो 10 हम लोग लिखेंगे कि इस प्रकार से LHS बराबर RHS हो गया। तो यही हम लोगों को प्रूव करके दिखाने बोल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कंटिन्यूटी चेक करना है, क्या फंक्शन जो है, ये जो फंक्शन दिख रहा है ये क्या कंटिन्यूअस है किस पर, एट x = 2 पर। तो मान लेते हैं लेट x = a = 2, जो दिया रहेगा पॉइंट जिस पर चेक करना है उसको क्या मानेंगे, x = a = 2। तो यहाँ से क्या LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तभी होता है जब LH लिमिट, RH लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग एक एक करके निकालेंगे, LHL फिर RHL। अगर दोनों इक्वल होगा तो हम लोग वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकालेंगे, अगर दोनों इक्वल नहीं होगा तो आगे क्यों निकालेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो LHL निकालेंगे तो LHL का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h। अब a का मान यहाँ किसको माने, 2 को, तो 2 और माइनस में h, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, लिमिट h टेंड टू 0। अब यहाँ ध्यान देना है, 2 माइनस h मतलब 2 से कुछ छोटा, तो 2 से छोटा के लिए फंक्शन देखना है। ये तो x की तरफ मुंह है, x की तरफ मुंह देखना है कि x की तरफ मुंह किधर है, तो x की तरफ मुंह है, तो इसका मतलब x जो है यहाँ बड़ा है,
तो 2 से बड़ा के लिए फंक्शन ये है 2x माइनस 5। 2 से छोटा तो लेस देन का साइन कौन है, ऊपर वाला। तो 2 से छोटा, 2 में कुछ घटा है, 2 में कुछ माइनस किया हुआ है, मतलब 2 से छोटा। तो 2 से छोटा के लिए है, 2 से छोटा के लिए फंक्शन क्या है 2x प्लस 5। ध्यान से समझना है, 2 माइनस एच मतलब 2 से छोटा, और 2 से छोटा के लिए फंक्शन क्या है तो 2x प्लस 5। एक्स को देखना है, एक्स क्या है छोटा, 2 से छोटा है, मतलब एक्स इज लेस देन 2, ठीक है। तो उसके लिए फंक्शन क्या है 2x प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ 2 माइनस एच है, यहाँ x था, यहाँ x था, तो यहाँ क्या है x की जगह x आया। क्या बोल रहे हैं, यहाँ x था तो यहाँ x। अगर यहाँ x की जगह 2 माइनस एच है तो इसमें क्या रखना होगा 2 माइनस एच, एक्स की जगह 2 माइनस एच। यहाँ x है तो यहाँ x आया। अगर यहाँ x की जगह 2 माइनस एच कर दें, जैसे यहाँ x था तो यहाँ x आ गया। अगर यहाँ 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस में 5, यही ना होता है 2 इंटू 1 और प्लस में 5। तो यहाँ 1 था तो आप लोग समझ गए कि यहाँ x की जगह 1 रखना है। तो यहाँ x नहीं है, यहाँ 1 नहीं है बल्कि 2 माइनस एच है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 माइनस एच रहेंगे। तो 2 इंटू 2 माइनस में h और प्लस में क्या है 5। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब लिमिट h टेंड टू 0, आप अप्लाइंग लिमिट यहाँ भी कर सकते हो, या एक स्टेप बढ़ के भी अप्लाइंग लिमिट आप कर सकते हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, गुना कर दिए 4, इसको इसे गुना करेंगे -2h प्लस में 5। अब करते हैं अप्लाइंग लिमिट। अप्लाइंग लिमिट कहने का मतलब कि जहाँ जहाँ h है वहाँ क्या रख देंगे 0 रख देंगे। तो अप्लाइंग लिमिट h कहाँ था 2 के बगल में, तो 4 माइनस में 2 इंटू 0, h की जगह क्या है तो 0 प्लस में 5, 4 और प्लस में 5 9 आ गया। अब निकालेंगे RHL मतलब राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h, लेफ्ट हैंड में माइनस राइट हैंड में प्लस। तो लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन ऑफ a का मान दिया गया 2, तो 2 प्लस h। अब देखना 2 प्लस h मतलब क्या होता है 2 से कुछ ज़्यादा, 2 से कुछ ज़्यादा। तो x को देखना है 2 से ज़्यादा कौन है, तो x यही ना है 2 से ज़्यादा। तो 2 से ज़्यादा के लिए फंक्शन क्या है 2x माइनस 5। अब यहाँ 2 प्लस h है, 2 प्लस h है, तो यहाँ x था तो यहाँ x आया। अगर यहाँ 1 रख देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 रख देंगे x की जगह तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ x की जगह क्या रखा हुआ 2 प्लस h रखा हुआ, तो यहाँ x की जगह आ जाएगा 2 प्लस h। तो 2 इंटू में x की जगह 2 प्लस h और माइनस में 5 था तो माइनस में 5। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, या तो आप यहाँ डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हो, या तो एक स्टेप बढ़ के लिमिट अप्लाई कर सकते हो। तो लिमिट h टेंड टू 0 4, इसको गुना करेंगे 2 प्लस h और माइनस में 5। अप्लाइंग लिमिट करेंगे। अप्लाइंग लिमिट मतलब जहाँ जहाँ h है वहाँ 0 रखेंगे। तो 4 प्लस में 2 इंटू h की जगह 0 और माइनस में 5, तो 4 और माइनस 5 तो -5। 2 इंटू 0 मतलब 0, 0 को लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसको सॉल्व किए तो आ गया -1। तो क्या LHL बराबर RHL आया। अगर आया रहता तो हम लोग वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकालते हैं, अगर तीनों बराबर आ जाता तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है। लेकिन LHS और RHL बराबर नहीं आया, LHL और RHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आया, तो आगे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही पता चल गया कि ये जो फंक्शन है वह कंटिन्यूअस नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस, किस पर चेक किए x = 2 पर। तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा था, हम क्वेश्चन को यहीं पढ़ दे रहे हैं। फंक्शन दिया गया, बोल रहा था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब कहाँ से कहाँ तक है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक है, यही क्वेश्चन में बोल रहा है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF हम टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिए, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन। तो फंक्शन दिया गया, पूछा जा रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक है। तो कुछ भी चीज़ अगर आप लोगों को करना है, या तो टेंजेंट नॉर्मल, या तो मैक्सिमा मिनिमा, या तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, सबसे पहले आप लोगों को f'(x) निकालना होगा। f'(x) मतलब डिफ्रेंशिएशन। तो f'(x) निकालेंगे क्या हो जाएगा x² का 2x, 2x का 2, ठीक है। अब उस f'(x) को 0 से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ f'(x) क्या था 2x + 2, तो 2x + 2 को 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब यहाँ हम लोग साइन स्कीम खींचेंगे तो क्या हो जाएगा -∞ से +∞, और आया x का मान क्या है -1, तो यहाँ -1 रख देंगे। अब क्या करना है f'(x) क्या है 2x + 2, 2x + 2 जिसको 0 किए हैं, 2x + 2 को 0 किए तो इसको यहाँ लिख लेना है, ठीक है। अब -1 से बड़ा इधर है, -1 से बड़ा, तो -1 से बड़ा आप कुछ भी वैल्यू को उठाइए और इसमें रखिए। अगर वो
जीरो से बड़ा आ जाता है, जीरो से बड़ा यानी पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है तो इधर पॉजिटिव का साइन हो जाएगा। अगर नेगेटिव आ रहा होगा तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ हम लोग रख देते हैं -1 से बड़ा क्या रख दें, तो 2 रख देते हैं, 3 रख देते हैं, कुछ भी रख सकते हो। तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे 3 और प्लस में 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 6 और प्लस में 2। हम लोगों को क्या आएगा उससे मतलब नहीं है, बस हम लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव से मतलब है। तो क्या है पॉजिटिव आ गया, मतलब -1 से बड़ा आप कुछ भी रखोगे इस फंक्शन में जिसको आप जीरो की हो, अगर उसमें -1 से बड़ा कुछ भी रखोगे तो वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव ही देगा। अगर नेगेटिव मान अगर रखोगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू नेगेटिव इधर क्या हो जाएगा -5 -6 -7, तो माइनस अगर मान लेते हैं हम लोग 3 रख देते हैं, ठीक है, और प्लस में 2 तो क्या हो जाएगा -6 और प्लस में 2 यानी आ गया माइनस में 4। तो क्या आ रहा है हम लोग को मतलब नहीं क्या आ रहा है, सो हम लोगों को बस नेगेटिव और पॉजिटिव से इंटरेस्ट है। तो यहाँ क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्यों, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। इधर वाला आप कोई भी वैल्यू उठाइए -1000 -2000 और इस फंक्शन में रखिए, तो अगर नेगेटिव आ रहा है तो ये डिक्रीजिंग करेगा, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये इंक्रीज करेगा। तो यहाँ लिख दिए देयरफॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीज कहाँ से कहाँ तक कर रहा है -1 से इन्फिनाइट, -1 से इन्फिनाइट, और डिक्रीज कहाँ से कहाँ तक कर रहा है तो -∞ से -1। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में इंटीग्रेशन करना था 2x + 1 बट ax² + 4x - 3 इंटू dx। तो इंटीग्रेशन करना था, तो आप लोग इक्वेशन मान के a और b का मान निकालते हो, तो हम यहाँ डायरेक्ट बता दे रहे हैं सिंपली कैसे करना है। सो केवल एक स्टेप आपको समझना है। अगर आप एक स्टेप को अगर समझ जाते हो, अगर आप इस स्टेप को समझ जाते हो तो आप लोगों को इंटीग्रेशन समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जैसे आप वहाँ ए और बी का मान निकालते थे इक्वेशन मान के, तो यहाँ हम इक्वेशन नहीं मानेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो नीचे है उसको लिख देंगे। सबसे पहले क्या काम करेंगे, जो नीचे है उसको लिख देंगे, जो नीचे है उसको लिखेंगे, जो नीचे है उसको लिख देंगे। अब क्या करना है, नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में बक्सा में लिख देना। नीचे का डिफ्रेंशिएशन लिखना है ऊपर में, नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में। तो नीचे का डिफ्रेंशिएशन मतलब x² का 2x, 4x का 4, 3 का तो 0 हो जाएगा। तो नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में लिख देंगे। अब क्या ऊपर वाला बोलेगा कि हम थे 2x + 1, तुम यहाँ क्या क्या लिख दिए, तो गुस्सा हो जाएगा, कहेगा हम 2x थे, 2x आ गया, ठीक है। 1 ये बोलेगा कि हम थे 1, तुम यहाँ 4 क्यों लिख दिया, ध्यान से समझना है। सबसे पहले नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में लिख देना है, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में। अब नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में लिख देंगे। अब ऊपर वाला बोलेगा कि हम थे यहाँ 2x, तो ये तो 2x आ गया। ये 1 बोलेगा कि हम थे 1, तुम यहाँ 4 काहे लिख दिया, तो गुस्सा हो जाएगा 1। तो हम बोलेंगे तुमको क्या चाहिए, तो बोलेगा हम 1 थे, हम 1 लेंगे। तो यहाँ 1 आ जाएगा अपना जगह पर। तो जैसे ही यहाँ 1 लिखेंगे तो ये 4 तो एक्स्ट्रा आ गया ना, ये 4 तो एक्स्ट्रा आ गया, तो 4 को बैलेंस कर देंगे। अब यहीं से ए और बी का मान हम लोगों के पास आ गया, ए का मान आगे वाला और बी का मान इधर। फिर से समझना एक बार और हम समझा दे रहे हैं। सबसे पहले जो नीचे है उसको लिख देना, नीचे वाले को लिखना है। नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में बक्सा में बंद कर देना, ब्रैकेट देके नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में लिखना है और ब्रैकेट में बंद कर देना। अब ऊपर में क्या है कि 2x है, तो ये बोलेगा 2x तो हम आ गए हैं। ये 1 बोलेगा कि हम थे 1, तुम यहाँ 4 काहे लिख दिया, तो ये तो गुस्सा हो जाएगा। तो जैसे ही गुस्सा होगा तो बोलेंगे तुमको क्या चाहिए, तो बोलेगा हम 1 थे, हमको 1 यहाँ 1 आना चाहिए। तो 1 को यहाँ लिख दिए। अब 1 को जैसे ही लिखेंगे तो बोलेगा हम तो आए लेकिन यहाँ तुम कुछ चीज़ एक्स्ट्रा लिख दिए हो। तो बोलेंगे क्या एक्स्ट्रा लिखा गया, तो बोलेगा 4 एक्स्ट्रा है। तो 4 को बैलेंस करने के लिए -4 कर देंगे, ताकि -4 और +4 कट जाए और फिर वही वाला चीज़ आ जाए। तो डिफ्रेंशिएशन में कोई यहाँ चेंजिंग नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों को इसका यूज होने वाला है आगे। मतलब ये जो डीसी सेट करोगे डीसी को कभी गड़बड़ाना नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अलग अलग कर देंगे, इधर अलग, एक तरफ अलग कर देंगे, फिर इधर अलग। तो अलग अलग जैसे ही कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 को इधर बाहर कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2x + 4 जैसे ही अलग करेंगे इधर तो ये आ जाएगा। फिर जैसे ही इधर हम लोग कांस्टेंट वाले को एक तरफ करेंगे डीसी के इधर, तो 1 - 4 यानी -3 और 1 बटे में क्या हो जाएगा x² + 4x - 3 को बाहर निकाल दिए। अब यहाँ देखिए नीचे का डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट ऊपर में सेट है x²,
तो हम लोग जानते हैं कि अगर नीचे का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट ऊपर में सेट हो, नीचे का डिफरेंशिएशन अगर डायरेक्ट ऊपर में सेट हो, जैसे एफ डैश एक्स और बटे में एफ एक्स, अगर नीचे का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट ऊपर में सेट हो तो लिखते हैं लॉग नीचे वाला, लॉग लिख के नीचे वाला लिख देते, तो नीचे वाला लिख दिए, माइनस इधर वाला काम आप करना बाकी है। एक तरफ इंटीग्रेट हो गया, अब एक तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ क्या है 4x, तो x को हमेशा ये मानना है, x को हमेशा ये मानना है। क्या करना है, थोड़ा जूम करके बताते हैं, x को हमेशा a मानना है, x को हमेशा a मानना है। अब x को हमेशा ही मानना है तो 2 यहाँ लिख देना है, तो 2a हो गया। अब यहाँ अगर 2 दे पा रहा है, ठीक है, यहाँ 4x था, यहाँ 4x है तो ये तो 2 दे देगा। अगर 2 नहीं दे पाता तो 2 अपने से देते हैं, 2 अगर यहाँ नहीं दे पाता तो 2 अपने से देते हैं। अब 2 जैसे दे दिए, ये 2 दे दिया, इवन था तो 2 दे दिया, तो 2 ये बन गया। अब हम लोग को b बनाना है, तो यहाँ क्या बचा 2, तो यहाँ कुल मिलाकर देखिए यहाँ 4x हो गया है, तो एक तरफ a का स्क्वायर, एक तरफ b का स्क्वायर, तो ये हो गया। क्या करना है फिर से बोल दे रहे हैं, 4x था तो अगर ये इवन है तो 2 तो ये दे देगा, 2 दे देगा, लेकिन अगर यहाँ जोड़ रहता तो 2 तो नहीं दे पाता, तो 2 उस समय हम लोग अपने से देते हैं और 2 को बैलेंस भी कर देते हैं। जैसे अगर 7x रहता तो इसको कैसे लिखेंगे 2ab में, तो x को हमेशा ये मानना है, अगर ये 2 दे पा रहा है तो ठीक है, नहीं दे पा रहा है तो अपने से दे देंगे। और बचा क्या 7, तो 7 को यहाँ लिख देंगे। अब ये जो 2 अपने से दिए हैं वो 2 को इधर बैलेंस कर देंगे। अब ये बन गया 2, ये बन गया a और ये बन गया b। तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। तो यहाँ 4 था तो 2 दे दिया, तो 2x को हमेशा a मानना है, तो 2a बन गया b। अब जो बचा उसको b लिख देंगे, तो 2ab हो गया। एक तरफ करना b का स्क्वायर, एक तरफ करना a का स्क्वायर, तो a की जगह x था तो x का स्क्वायर। अब यहाँ क्या, ये एक्स स्क्वायर बोलेगा हम तो आए, ये 4x बोलेगा हम भी आ गए, मिला जुला के हम भी आ गए। ये -3 बोलेगा कि हम नहीं आए, तो जो नहीं आया उसको लिख देना है, मतलब -3 नहीं आया था तो -3 को लिख दिए। अब यहाँ ये -3 बोलेगा हम तो आए, लेकिन यहाँ तुम कुछ चीज़ एक्स्ट्रा लिख दिया, तो बोलेंगे क्या एक्स्ट्रा लिखा गया, तो बोलेगा 2 का स्क्वायर तुम एक्स्ट्रा लिख दिया है, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 एक्स्ट्रा लिखा गया, तो 4 को इधर बैलेंस कर देंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जितना भी फॉर्मूला पढ़े हैं वो एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर, एक तरफ कांस्टेंट का स्क्वायर, तो वो चीज़ हम लोग बनाने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ -3, अब यहाँ हो जाएगा इतना मिला के x + 2 का होल स्क्वायर, और इधर -3 और -4 क्या होता है, माइनस में 7। तो हम लोग को चाहिए वेरिएबल का स्क्वायर और कांस्टेंट का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जितना भी पढ़े हैं उसमें क्या है, एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर, एक तरफ कांस्टेंट का स्क्वायर। तो 7 को हम लोग स्क्वायर में कैसे लिखेंगे, तो √7 का स्क्वायर लिख देते हैं। जैसे अगर √4 रहता है तो इसको 2 लिखते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ हम लोगों को किसी का स्क्वायर लिखना है, जैसे यहाँ √4 रहता, ठीक है, √4 रहता तो इसको क्या लिखते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4। जैसे अगर यहाँ 4 आ जाए, ठीक है, ऊपर में 4 आ जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि 7 आ गया, तो 7 तो किसी स्क्वायर यहाँ नहीं लिख सकते, तो √7 का स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 7 आ जाता है, ठीक है। अब आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए, नीचे में बिना रूट होता है 1/2a log, नीचे में बिना रूट 1/2a log, और अगर बीच में प्लस हो गया तो 10। क्या बोल रहे हैं, नीचे में बिना रूट 1/2a log, लेकिन अगर बीच में प्लस हो जाता है, बीच में अगर प्लस तो 1/10 इन्वर्स, वो 10 वाला हो जाता है, लेकिन बीच में प्लस नहीं है तो 1/2a log, तो 3 तो रहेगा अपना जगह पर, 1/2, 2 के जगह a के जगह क्या √7 लिख दिए log। अगर एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव रहता तो पहले पॉजिटिव वाला, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव नहीं तो पहले नेगेटिव वाला ही होगा, तो x + 2 माइनस में √7 देना है, उसके बाद पॉजिटिव वाला और प्लस में c। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो इंटीग्रेट हो गया पहले से, -3/2 √7, फिर वही चीज़ यहाँ छाप दी, यही हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों का सिलेबस में नहीं है, ये अगला बार पूछा गया था, तो आप लोगों के सिलेबस में 11.2, अच्छा 7.11 का क्वेश्चन है। 7.11 आप लोगों को हटा दिया गया है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इसका सोल्यूशन नहीं करने वाले हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, थोड़ा क्वेश्चन में मिसप्रिंट, यहाँ कोट लिख देना, ठीक है, यहाँ कोट 10 कोट के साथ रहेगा, साइन रहेगा तो कोस रहेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13,
एरिया फाइंड करने बोला था, दो गो इक्वेशन दिया गया था, वाई स्क्वायर बराबर 4x और x बराबर 3, और बोला था एरिया फाइंड करना है, ठीक है। ना ही तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला था, ना ही कुछ बोला था, डायरेक्ट दो गो इक्वेशन दिया गया था, बोल रहा था इसके बीच एरिया निकालना है। तो हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो ग्राफ ड्रॉ करना होगा, वाई स्क्वायर पैराबोला का ग्राफ। तो वाई स्क्वायर मतलब एक्स एक्सिस के लूँ, अगर एक्स स्क्वायर रहता तो वाई एक्सिस के लूँ। तो यहाँ क्या है वाई स्क्वायर, तो पक्का कि एक्स एक्सिस के एलोंग होगा, एक्स एक्सिस के एलोंग होगा। अब अगर यहाँ -4x रहता, अगर यहाँ -4x रहता तो माइनस रहता तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, अगर यहाँ पॉजिटिव है मतलब क्या, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के एलोंग, मतलब वाई स्क्वायर के बाद अगर इधर प्लस में है +4x तो एक्स एक्सिस होगा लेकिन पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा। अगर -4x रहता तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होता है। स्क्वायर से हम लोग वाई का स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर मतलब उल्टा एक्स एक्सिस के एलोंग, लेकिन एक्स एक्सिस तो दो तरफ होता है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, लेकिन हम लोग जानेंगे किधर होगा, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ होगा या नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे अगर बाद में पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव 4x, ठीक है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के एलोंग। अगर यहाँ नेगेटिव 4 में 4x रहता तो वो हो जाता नेगेटिव एक्स एक्सिस के एलोंग। तो यहाँ हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ नहीं बोला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का भी एरिया हम लोगों को चाहिए, कहीं कहीं बोला रहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, एच ही दिया रहता है और बोलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोला है, आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा, या तो हम दिखा दे रहे हैं एक बार, देखिए यहीं पर क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया और रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर बराबर 4x एंड द स्ट्रेट लाइन x बराबर 3। क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला? नहीं बोला, तो मतलब पूरे का एरिया निकालना होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, पूरे का एरिया निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया पैराबोला और x बराबर 3, तो x बराबर 3 मतलब y एक्सिस के पैरेलल होगा, x बराबर 3। अब यहाँ बोला है पूरा का क्या निकालना है, एरिया। अब हम लोग जानते हैं एरिया बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर x एक्सिस के अबाउट अगर हम लोग एरिया निकालेंगे, x एक्सिस के अबाउट हम लोग एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, dx वेरिएबल रहेगा dx। अब यदि यहाँ dx लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा y। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुना है, अगर x एक्सिस के अलोंग अगर एरिया हम लोग निकालेंगे x एक्सिस के अलोंग तो क्या हो जाएगा, वेरिएबल देंगे dx। अगर y एक्सिस के अलोंग अगर एरिया निकालेंगे तो वेरिएबल देंगे dy। अगर यहाँ dy रहेगा तो यहाँ x हो जाएगा, अगर यहाँ y है तो, अगर यहाँ x है तो यहाँ y हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई इसीलिए कि क्योंकि ऊपर भी हम लोगों को एरिया निकालना है, तो हम लोग एक का एरिया निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों एरिया निकल जाएगा, ऊपर भी नीचे भी, दोनों एरिया सेम ही ना होता है, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। तो हम लोग x एक्सिस के अबाउट हम लोग एरिया निकाल रहे हैं, तो वेरिएबल देना है x का, मतलब dx। अब यहाँ dx दिए तो यहाँ y दे देना है, ठीक है। 2 से गुना इसीलिए किए क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों का एरिया चाहिए, 2 से गुना कर दिए। अब y का मान चाहिए तो y का मान लाएंगे कहाँ से, तो ये वाई स्क्वायर बराबर 4x दिया गया, तो y का मान अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो इधर स्क्वायर था तो इधर 2 को भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, तो √4x, ठीक है। अब रूट से 4 बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 2, ठीक है। 2 पहले से था, 2 को बाहर निकाल दिए और x के पावर क्या हो जाएगा, √x मतलब x के पावर हाफ, x के पावर हाफ आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2 2 जा 4 गुना करके 4 लिख दिए। अब x के पावर हाफ, इसका इंटीग्रेशन, तो x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर जुड़ता है पावर में, वही पावर को कहाँ लिखते हैं, नीचे, मतलब पावर जुड़ता है वही पावर को नीचे लिखना है, तो वही पावर को नीचे लिख दिए। यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 4 x के पावर 3/2 और बटे में हो जाएगा, जैसे x के पावर 3/2 और बटे में हो जाएगा 3/2। तो ये जो 3/2 है इसको हम लोग ऊपर भेज दिए तो क्या हो जाएगा 2/3, बाहर निकाल दिए। इसको बाहर इसीलिए निकालें क्योंकि कांस्टेंट का खूब फर्क नहीं पड़ता है लिमिट में। तो यहाँ था नीचे में 3/2, तो ये भागा में था तो इसको गुना में बदलेंगे तो हो जाएगा उल्टा 2/3, तो इसको बाहर निकाल दिए। अब यहाँ से 4 2 जा 8 बटे में 3। अब इसमें लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट 0 को x के जगह 0 रखेंगे तो 0 ही होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 8/3 को 8/3, अब यहाँ 3 के पावर में है 3/2, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 3 के पावर क्या लिख सकते हैं, 1/2 के पावर में 3 लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। तो 3 के पावर 1/2 मतलब √3 और उसके पावर में क्या है 3, तो √3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार करेंगे तो 3 और 1 बार √3, तो 3 √3 हो जाएगा।
अब 3 विथ कैंसल, 8√3। यूनिट का स्क्वायर, यूनिट लिखना जरूरी है, क्यों? क्योंकि एरिया फाइंड कर रहे हैं और यूनिट हम लोगों को पता नहीं, सेंटीमीटर मीटर की कुछ पता नहीं है, तो इसीलिए यूनिट का स्क्वायर लगा दिए। ये चीज़ लिखना जरूरी है, अगर आप एरिया फाइंड कर रहे हो तो यूनिट का स्क्वायर लिखना जरूरी है, नहीं लिखोगे तो नंबर कटेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, वहाँ दिया गया है वेक्टर फॉर्म में, लेकिन हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में बदलनी है। क्यों बदलनी है? फॉर्मूला याद रखना है 2 ठो। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना है। एक आपको एंगल निकालने के लिए आएगा और एक शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने के लिए आएगा। चैप्टर नंबर 11 से 11.2 से 2 को आएगा क्वेश्चन। एक एंगल फाइंड करना है 2 लाइन के बीच और शॉर्टेज डिस्टेंस। तो फॉर्मूला तो होता है 4, वेक्टर फॉर्म में जैसे एंगल निकालना रहे तो वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, फिर अगर शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना रहे तो वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला 2 ही ठो याद रखेंगे, 4 ठो नहीं याद रखेंगे। हम लोग को केवल क्या करेंगे कि वेक्टर को कार्टेशियन में, कार्टेशियन को वेक्टर में बदलना सीख जाएंगे। तो क्या हम लोगों को फॉर्मूला 4 ठो याद करना पड़ेगा? नहीं, फॉर्मूला आप याद रखोगे तो कन्फ्यूजन में उतना ही पड़ोगे। इसीलिए क्या करना होगा कि आप लोग वेक्टर को कार्टेशियन में बदलना सीख जाइए और कार्टेशियन को वेक्टर में। तो हम लोग फॉर्मूला एंगल वाला निकालने जानते हैं किसमें, तो कार्टेशियन में। तो वेक्टर में दिया रहेगा तो कार्टेशियन फॉर्म में बदल लेंगे, पहले वाला ऊपर लिखेंगे और बाद वाला नीचे लिखेंगे। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ बदल के लिख दिए हैं। तो यहाँ से 2 चीज़ हम लोग वेक्टर वाले को कार्टेशियन में बदल दिए हैं, क्योंकि हम लोग कार्टेशियन का फॉर्मूला जानते हैं, वेक्टर का नहीं जानते हैं। फॉर्मूला कम ही याद रखना है, फॉर्मूला ज़्यादा हम नहीं रटवा रहे हैं, क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा फॉर्मूला रटोगे उतना तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो फॉर्मूला याद रखना है 2 ही, क्वेश्चन बनाना है 4। तो हम लोग कार्टेशियन में बदल दिए। अब जैसे ही कार्टेशियन में बदलें तो हम लोग नीचे वाला A1 A2, अच्छा A1 B1 और C1, A2 B2 और C2, ये चीज़ हो गई। डायरेक्शन रेशियोज है ना, नीचे वाला डायरेक्शन रेशियोज होता है ये ABC, तो ABC नीचे में भी ABC है। तो ऊपर वाले का नाम दे दिए, जब लाइन 1 था तो नाम दे दिए 1, 2 था तो A2 B2 C2 कर दिए। तो ये चीज़ हम लोग लिख दिए। और हम लोग जानते हैं एंगल निकालने का फॉर्मूला cos डेटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर रूट अंडर A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। मोड लगा देना है क्योंकि एंगल नेगेटिव में नहीं लेना है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, A1 A2 का मान बैठा के अगर कैलकुलेट आप लोग करने जानते होंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 + 4 + 12 √9 मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 3 हो जाएगा √49। तो इसका वैल्यू क्या होता है 7, 19/21 सत्य केस हो जाएगा। तो यहाँ से cos थीटा निकाल के नहीं छोड़ देना है, हम लोगों को चाहिए एंगल मतलब थीटा चाहिए। cos थीटा निकाल के केवल, हाँ बहुत लोग क्या करते हैं कि cos थीटा निकल जाता है उसके बाद यही आंसर बोल देते हैं। तो यहाँ आंसर नहीं बोलना है, हम लोगों को थीटा फाइंड करना है, एंगल। तो एंगल फाइंड करना है तो केवल cos थीटा निकाल के नहीं छोड़ना, थीटा बराबर इधर लिख देना, cos को इधर भेज देना, cos इनवर्स 19/21। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल से पूछा गया है। तो आप इससे सस्ता क्या चाहते हो, डायरेक्ट पूछ देता है बुक से, डायरेक्ट D2 छाप देता है क्वेश्चन को। तो आप इससे ज़्यादा सस्ता क्या खोजते हो? तो बोले ना कि जैक में बहुत लो लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोगों को घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अब आते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन क्या है? हाँ, तो आप लोगों को लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को कॉपी में बताया जाएगा, यहाँ पर उतना बताना संभव नहीं है, क्योंकि अगर हम कॉपी में बताएंगे तो वहाँ आप लोगों को ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा, यहाँ पर आप लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है। इसीलिए आप लोगों को लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन, हाँ PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में इसका प्रोवाइड कर दे रहे हैं, लेकिन इसको हम कॉपी में बताएंगे क्योंकि इसमें समझना संभव नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और बोल दीजिएगा कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहाँ पर करवाया जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड, पढ़ते रहिए।